आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ खलक पीर पंचाल और मैं हूं आपका मेज़बान महमूद ख्वाजा। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है सियासी तमाशा में आपका खैर मकदम है। सियासी तमाशा में हम काफ़ी बातचीत करेंगे। हम यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर से लेके मरकज़ी सरकार की भी बात करेंगे, मौजूदा हालात पे भी बात करेंगे। सबसे पहले जो प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि कोरोना की जो महामारी है वो किसी हद तक बढ़ ही रही है और इससे अपने आप को महफूज रखने के लिए आप अपने अपने घरों में रहिएगा और बिना ज़रूरत घरों से बाहर नहीं निकलिएगा। दूसरा, रमज़ान मुबारक की सबको बहुत बहुत मुबारक हो और अपनी दुआओं में मुझे भी शामिल रखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे, कुछ ही दिनों पहले की हम बात करेंगे यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर डोमिसाइल का कानून का नफाज जो है वो किया गया। ट्विटर ट्रेंड चला, यूथ को काफ़ी नाराज़गी हुई। यूथ ने एक प्लेटफॉर्म पे आके यकजा होके और इस डोमिसाइल कानून में अमेंडमेंट करवाई, तो कहीं ना कहीं बढ़त हुई, कहीं ना कहीं पेशरफ्त हुई। ये डोमिसाइल तो आना ही था, ये आना भी लाजमी था। इसमें सियासी पस मंज़र क्या है, मुझे वोट बैंक के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ये सिर्फ राजनीति है, ये सियासत है। एक चीज़ को पहले लाया जाए, 48 घंटे के अंदर उसको वापस लिया जाए। और मैं बात करूं, इसके साथ साथ पूरे मुल्क में कोरोना वायरस को लेके कहीं ना कहीं तशद्दुद भी हो रहे हैं। उन चीज़ की मजम्मत करते हैं हम लोग और सरकारों को उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। जैसे एक ख़ास समुदाय के लोगों से तशद्दुद किया जा रहा है और दूसरी बैरूनी रियासतों में अगर देखा जाए तो वहाँ जो सब्ज़ी फरोश हैं, जो अपनी तरकारी बेचने वाले हैं, उनसे भी आइडेंटिटी प्रूफ मांगा जा रहा है। और आज सुबह मैं न्यूज़ में देख रहा था कि किसी एक शहर में वहाँ जो सब्ज़ी वाली रेहड़ियाँ थी उस पर भी बैनर और कुछ ख़ास किस्म के कपड़े जो एक समुदाय को की आइडेंटिटी को जाहिर करते हैं उनको लगाया गया था। और एक जमहूरी मुल्क की अगर हम बात करें, जमहूरी मुल्क के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके साथ ही मैं बात करूं सहाफ़त की, कुछ सहाफ़ियों पे यहाँ FIRs लगी हैं, कुछ कश्मीर के लोग हैं, एक सुनने में आया है एक राजौरी से है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत है। उस दूसरी बार अगर FIR लगनी है तो अर्नब गोस्वामी पे क्यों नहीं लगी, ये एक सवाल है आम पब्लिक के लिए, आम उन लोगों के लिए जो इक़्तिदार में है। और एडमिनिस्ट्रेशन ने जो इक़दाम उठाए हैं रमज़ान के चलते हुए, कल DC डिप्टी कमिश्नर पुंछ की भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, तो अच्छी बात है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिलैक्सेशन जो आम इंसान को मिली है, तो ये काबिले गौर बात यही है कि एसेंशियल सर्विसेज का जो सिलसिला है वो बहाल किया जाना चाहिए। और मेरी तमाम उन सोशल एक्टिविस्ट हैं, जितने भी NGOs हैं, उनसे ये गुजारिश है कि गाँव में, खासकर दूर दराज के जो गांव हैं, रमज़ान मुबारक में आप गांव में जाइए, वहाँ के जो लोग हैं, उनको जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाना बड़ा ज़रूरी है। और इसके साथ मैं बात करूँगा फिर 4% जो पहाड़ी तबका को रिजर्वेशन मिला है, ये भी वेलकम स्टेप है भारतीय जनता पार्टी की। अगर हम बात करें, ये वेलकम स्टेप है, कहीं ना कहीं क्रेडिट वो लोग ले रहे हैं। तो इसमें देखा जाए कि काफ़ी जोश देखने को मिला था। जो पहाड़ी समुदाय के लोग हैं, पहाड़ी तबका के जो कबीला है, उनमें काफ़ी खुशी देखने को मिली है। और साथ में जहाँ तक हमारी ये बात भी हुई है लोगों से कि उन्होंने ये भी कहा है कि इतना काफ़ी नहीं है कि 4% हमें मिल जाए, तो ये काफ़ी नहीं है, इसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी की जो है वो ज़रूरत है। और इसी के साथ अगर मैं बात करूं, भारत में लॉकडाउन के दौरान वो मजबूर लोग जो अपने अपने घरों में दूर से आके भूखे प्यासे किसी दूसरे शहर में से आके फंसे हुए थे, तो
उनको भी उन शहरों में जो लोग रह रहे हैं, इस मुल्क का जो झूठा मीडिया है, जो गोदी मीडिया की अगर हम बात करें, उसका फैसला उनके कपड़े और जूतों से कर रहा है। बड़ी हैरानगी की बात है ये नाज़रीन कि एक खास लोगों की आइडेंटिटी जो है वो हमारे मुल्क का गोदी मीडिया जो है वो उनके कपड़ों और जूतों से कर रहा है। महाराष्ट्र के पालघर की अगर मैं बात करूं, वहां 2 साधुओं की, 2 संतों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, उनको मार दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया, पुलिस भी बीच में थी। लेकिन ये एक काबिल मजम्मत एक्ट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा जो इंसानियत के जो दुश्मन हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वहां भी देखो मीडिया का जो 2 रुख, 2 मुंहा रुख वहां भी हमें देखने को मिला है। गैर जानिबदारी तो बिल्कुल खत्म कर दी मीडिया ने। गैर जानिबदार जो है वो मीडिया रहा ही नहीं है। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं को पीट पीट कर मार दिया गया, तो 2 संतों की जान लेने वाली भीड़ सुबह मुसलमान थी, दोपहर को आदिवासी हुई और शाम होते ही वो कम्युनिस्ट हो गई। ये जो रोल है, ये हमारा जो मीडिया है, हमारा मीडिया ने इस चीज को कैसे फैलाया, इस चीज को कैसे एक मजहबी रंग देने की कोशिश की जो एक मीडिया को नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ में वो बात भी करूंगा कि वो भीड़ जो वहां दूसरी तरफ जो भीड़ निकली थी, जहां एक ऑर्डर किया गया था कि ट्रेनें आज निकलेंगी, और वो भीड़ जब निकले लोग अपने अपने घरों को जाने के लिए, लेकिन वहां भी एक चैनल ने, एक एंकर ने वहां ये किया कि ये लोग मस्जिद से निकलकर यहां आ गए हैं, ये देखिए फलानी मस्जिद से हजारों लोग निकल गए हैं। लेकिन अफसोस ऐसे मीडिया पे, ऐसे गोदी मीडिया पे जो हर वक्त मुल्क की तरक्की की बात नहीं करता, मुल्क की फलाह व बहबूद की बात नहीं करता, मुल्क में जो जितने भी मज़ाहिब के लोग रहने वाले हैं उनको आपस में जोड़ने की बात नहीं करता, हमेशा उनको तोड़ने की बात करता है। हिंदू मुस्लिम की बात करता है, सिख ईसाई की बात करता है, आपस में डिवाइड करने की बात करता है। हाँ, लेकिन मैं बात कर रहा था कि 2 संतों की जब एक भीड़ ने जान ले ली, और वो भीड़ जो है सुबह होते ही मुसलमान थी, दोपहर होते ही आदिवासी हो गई, और शाम होते ही वो कम्युनिस्ट हो गई। हैरत है ना मीडिया पे। और उन संतों की जान लेने वाले 100 लोगों की गिरफ्तारी हुई। जब कार्रवाई की गई, उन संतों की जिन लोगों ने जान ली थी, जिस भीड़ में जान ली थी, उसमें 100 लोग जो हैं वो आइडेंटिफाई किए गए और उन 100 लोगों की गिरफ्तारी हुई। और देश की बिकाऊ मीडिया के लिए सबसे अफसोस वाली बात ये निकली, जितने लोगों को हिरासत में लिया गया था उनमें से कोई भी मुसलमान नहीं था। और दूसरी बात, जो 100 लोगों को हिरासत में लिया गया उनमें से 72 लोग यानी 72 लोग जो थे वो भाजपाई थे। अब जब एक्ट हो रहा है, जब ये न्यूज चल रही है, तो उस वक्त किसने मारा इनको? अब जब ये चीज सामने आ रही है, अब आप लोगों की, जब उन लोगों की हिरासत हो जाती है, उनकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, तो वो कौन लोग हैं? एक भी उनमें से मुसलमान नहीं है, और सब उनमें से 72 लोग जो हैं वो भाजपाई हैं। लेकिन महाराष्ट्र के अगर चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी की मैं बात करूं, उन्होंने उसी वक्त ये चीज कही थी, इस जो ये कांड हुआ है, जो 2 संतों की जान ली गई है, इसमें को आप कोई भी मजहबी रंग नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन मीडिया ने फिर मजहबी रंग दिया। हाँ, और इसके ऊपर मैं एक और बात करूंगा, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ट्वीट किया था कि करुणा का कोई भी मजहब नहीं है, करुणा किसी भी मजहब से मत जोड़िए इसको। लेकिन मीडिया ने जोड़ा। प्रधानमंत्री साहब, आपकी बात ये नहीं मानते हैं। आप मुल्क के प्रधानमंत्री हैं, आप मेरे भी प्रधानमंत्री हैं,
आप हर उस इंसान के प्रधानमंत्री हैं जो इस मुल्क का रहने वाला है। लेकिन ये मीडिया इतना खुदगर्ज, इतना हद से तजावुज कैसे कर सकता है जो आपकी बात भी नहीं मान रहा है। अब मुझे नहीं पता इसकी बैकग्राउंड क्या है, ये ट्वीट प्रधानमंत्री साहब ने क्यों किया, कैसे किया, और इसके फिलफोर अगर देखा जाए तो अरब ममालिक का जो इस पर काफ़ी रिएक्शन मिला देखने को कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जो एक ख़ास समुदाय के लोग हैं उनको परेशान किया जा रहा है, लिहाजा हम आपसे जो बाइकाट करेंगे, आपसे लेन देन जो है वो भी बाइकाट करेंगे, और काफ़ी जगहों पर इस चीज़ की मजम्मत भी की गई। तो मैं बात कर रहा था अर्नब गोस्वामी जी की। जब ये लोग पकड़े गए तो इन तमाम लोगों में से मुसलमान कोई नहीं निकला, इसलिए अर्नब गोस्वामी के जैसे समाज के कैंसर जो इंसानी जिंदगियों को भी हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखते हैं, ऐसे जो लोग हैं इनको फिलफोर गिरफ्तार किया जाना चाहिए और ऐसे चैनल्स पर पाबंदी देनी चाहिए, लगानी चाहिए और लगनी भी चाहिए, क्योंकि ये लोग जो है वो भाईचारे की बात बिल्कुल भी नहीं करते हैं और हमेशा लड़ाने की बात जो है ये करते रहते हैं। हाँ नाज़रीन, ये देखा आपने कि कैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया था कि पालघर में 2 संतों की मौत, सोनिया गांधी ने इटली में खुद खत लिखा होगा कि जब इनकी मौत हुई, भीड़ ने जो इन 2 संतों की मौत वाक़या हुई, तो उसके बाद सोनिया गांधी ने इटली में एक खत लिखा होगा महाराष्ट्र में, और उसमें यह लिखा होगा कि महाराष्ट्र में सरकार बनाते ही मैंने 2 संतों को मरवा दिया है और इटली से सोनिया गांधी को शाबाशी मिली होगी। नाज़रीन, ये बिल्कुल भी गैर जानिबदार ज़बान नहीं है और ना ही एक पत्रकार, एक सहाफ़ी, एक जर्नलिस्ट ऐसी ज़बान का इस्तेमाल कर सकता है। तो इस पर काफ़ी जो लोगों के रिएक्शंस भी देखने को मिले हैं, काफ़ी लोगों ने एतराज़ात भी किए हैं, लेकिन अभी तक इसके बाद हम ये ज़रूर डिस्कस करेंगे इसमें कि आगे क्या हुआ। तो अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार जो हैं ये गैर जानिबदार बिल्कुल भी नहीं है। ये तो ऐसे लगता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा जो है ये आगे चला रहे हैं और किसी खास पॉलिटिकल पार्टी के ये एक लीडर हैं जैसे वो बात करते हैं, क्योंकि सहाफ़ी जो है वो ऐसी बात और ऐसी ज़बान का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो गोस्वामी क्या मीडिया के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं या नहीं, और कितनी गैर जानिबदारी से काम कर रहे हैं, ये आप सब लोग को भी बखूबी पता है, आप सब लोग बखूबी जानते हैं। ज़हनी मर्ज का शिकार गोस्वामी इधर ही नहीं रुका, बल्कि मुस्लिम और क्रिश्चियन को भी निशाना बनाते हुए कहा कि संतों की जगह किसी मुल्ला या पादरी की जान गई होती, क्या सोनिया गांधी तब भी चुप रहती? आप सुनते हैं कि ये कैसे अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए हैं गोस्वामी की तरफ से। मैं ये कहूँ कि गोस्वामी के कहने का यही मकसद था कि सोनिया गांधी जो है पहले क्रिश्चियन थी, अभी कहीं ना कहीं कुछ क्रिश्चियंस के साथ भी उनको जोड़ा गया और मुस्लिम के साथ भी जोड़ा गया। अगर इन 2 समुदाय में से किसी एक की भी जान गई होती तो क्या सोनिया गांधी चुप? तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे गोस्वामी जैसे पत्रकार जो हैं, गोस्वामी जैसे जो जर्नलिस्ट हैं, उनका जो रोल है हमेशा समाज में जो है ये मनफी रोल रहता है। गोस्वामी जहर फैलाने में अपनी कोई भी कसर बाकी नहीं रखते। ज़रा सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े मुल्क, सबसे बड़े जमहूरी मुल्क भारत के लिए इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या बात हो सकती है। हर रोज़ शाम को टीवी पर ऐसे ना जाने कितने बेवकूफ़ एंकर जो देश को तोड़ने और हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाने का तमाशा खुलेआम करते हैं।
ये चीज़ आप इससे भी नावाकिफ़ नहीं हैं कि हमारे मुल्क का मीडिया, हमारे मुल्क के टीवी चैनल्स कितने गैर जानिबदार हैं, वो कैसा काम कर रहे हैं, उनका जो रोल है वो क्या है। वो तो खुद फौजी बन के, वो तो खुद पायलट बन के अपने आप को पेश करते हैं, लेकिन उन जवानों का, उन देश के मुहाफिज जो लोग हैं, सरहदों पे हैं, उनके लिए नहीं सोचते। उनके साथ क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उनका खाना कैसा, उनका पीना कैसा, उनका उठना कैसा है, बैठना कैसा, उस पर ये लोग नज़र नहीं देते। सिर्फ ये लोग भड़काने में रहते हैं। तो इतना टाइम अगर ये मुल्क की जो फलाह बहबूदी के काम है, मुल्क के मसाइल जो हैं उजागर करने में अगर ये दिलचस्पी लें, तो मुझे लगता है हमारा मुल्क जो है वो एक अच्छी तरफ चला जाएगा। तो हम बात यही कर रहे थे कि गोस्वामी जैसे एंकर जो है ये हमेशा हिंदू और मुसलमान के बीच नफ़रत फैलाने का तमाशा खुलेआम करते हैं। गोस्वामी जैसे नाम नेहाद एंकर जो हमेशा हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, भाईचारे को ख़त्म करने की बात करते हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पनाह दी गई है और अपने न्यूज़ चैनल पर बैठकर पूरे मुल्क को गुमराह कर रहे हैं ये लोग। अर्नब गोस्वामी ने महाराष्ट्र में मारे गए 2 संतों की मौत का जिम्मेदार सोनिया गांधी को ठहराया, सोनिया गांधी को बनाया और ये बताते हुए उनके खिलाफ गंदी ज़बान का इस्तेमाल किया। मैं चाहता हूं कि पहले आप ये वीडियो क्लिप सुने कि अर्नब गोस्वामी ने सोनिया गांधी के लिए क्या कहा, फिर हम आगे बात जो है तफसील से करेंगे। 80% हमारी आबादी हिंदू है, 80% आबादी सनातन धर्म को मानती है। यहाँ पे हिंदू होना, गेरुआ पहनना पाप हो गया है। मैं पूछता हूं और पूछता है भारत आज कि आज अगर कोई मौलवियों या पौधरियों को इस तरह मारता तो फिर क्या लोग शांत होते? तो क्या होता पूरे देश के अंदर? एंटोनिया बचा देते, क्या क्या नहीं जला इटली वाली सोनिया गांधी चुप रहती। मैं पूछता हूं अगर कोई पादरियों की हत्या करता प्रमोद कृष्णन, तो आपकी पार्टी, आप अपने आप को आचार्य कहते हैं, आपकी पार्टी और आपके पार्टी के रोम से आए हुए इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती। आज वो चुप है, मन ही मन में मुझे लगता है वो खुश है। बिल्कुल वो खुश है कि संतों को मारा गया। जहां पे उनकी सरकार है, रिपोर्ट भेजेगी वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। मैं बोल रहा हूं वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। देखिए जहां पे मैंने एक सरकार बना ली, वहां पे हिंदू संतों को मैं मरवा रही हूं और वहां से वाहवाही मिलेगी उसको, विक्रमादित्य जी, वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा किया सोनिया गांधी, एंटोनिया माइनो। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। क्या उनको लगता है यही कि हिंदू चुप रहेंगे? आज बता दीजिए प्रमोद कृष्णन को, क्या हिंदू चुप? इसके साथ साथ चलते चलते ये आया कि सुनने में आया कि गोस्वामी पे रात के 12 सवा 12 बजे हमला हुआ। जब वो स्टूडियो से निकलकर अपनी अहलिया के हमरा घर जा रहे थे तो उन पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। गोस्वामी पर हमला करने वाले लोग कांग्रेस के नौजवान थे, ये गोस्वामी का कहना है। हमलावर गोस्वामी के मुताबिक कांग्रेस के यूथ के लोग थे और उनकी सिक्योरिटी एहलकार ने मीडिया के सामने कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि मैं मीडिया के सामने नहीं आ सकता। दूसरी तरफ गोस्वामी पर कम से कम 16 से 17 FIR जो हैं पूरे मुल्क के अंदर दर्ज हुई हैं, लेकिन गिरफ्तार होना है या नहीं ये वक्ती हुकूमत ही जानती है। गोस्वामी के खिलाफ जो FIR हुई थी उन्हें से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में भी लॉकडाउन के दौरान ही सुनवाई हुई और गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। गोस्वामी के खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि ये जिस पार्टी के लिए काम करते हैं वो पार्टी इस मुल्क में हुकूमत कर रही है और 301 सीट लेके बरसरे इक़्तिदार
बैठी हुई है। नाज़रीन, अगर बात करूं मैं सहाफ़त की, तो सहाफ़ी पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन खबर जो है वो तहकीकी अगर ना हो, र्यूमर्स हो, मुल्क के खिलाफ हो, मुल्क की सालमियत को अगर खतरा है, एंटी नेशनल है, एंटी सोशल है, तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो भी हैं सहाफ़ी को बिल्कुल सज़ा होनी चाहिए। और अगर सहाफ़ी किसी की आवाज़ आगे लेके जाता है, बरसरे इक़्तिदार तक लोगों तक आप उनकी आवाज़ पहुंचाता है, उनके जो जमहूरी हकूक़ पहुंचाता है, उनके फंडामेंटल राइट की अगर बात करता है, तो मुझे नहीं लगता ऐसे सहाफ़ी पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जमहूरी मुल्क है, इसमें आपको कहने की आज़ादी है, अपनी बात रखने की आज़ादी है, आप कहते हैं कि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, फिर इस पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। आपको सुनने की हिम्मत होनी चाहिए, सुनने की कोशिश करनी चाहिए। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही हम बात करेंगे कि आज जो एक और ख़बर आई है रात से कि माहौर के अंदर भी एक कोरोना वायरस का केस पॉजिटिव आया है। तो मेरी उन तमाम लोगों से गुजारिश है कि जो इस वक्त ट्रैवल जो करते हैं, चाहे वो जम्मू से रियासी, जम्मू से पुंछ, जम्मू से श्रीनगर या जम्मू से कहीं भी बाहर जा रहे हैं, वो बिल्कुल भी ना जाएं, वो रुके रहें। जहाँ पे भी हैं वहाँ अपना अपना जो है वो बैठें, अपना अपना आराम से बैठें, आराम से रहें, ताकि ये जो बीमारी है ये ना बढ़े। तो इसी के साथ अब तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक, रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारक। अपनी दुआओं में याद। पॉलिटिकल तमाशा में आप देख रहे हैं, अभी मेरे साथ जो हस्ती जुड़े हैं, तरुण उप्पल जी हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और सोशल एक्टिविज्म में जाने जाते हैं। और इस वक्त कोरोना महामारी की अगर हम बात करें, कोरोना के चलते हुए काफ़ी जगहों पे अगर देखा जाए तो ये एसेंशियल सर्विसेज जो हैं, दवाइयाँ जो हैं, वो लोगों को पहुंचाते हैं। और अब जिसे हम बात करेंगे कि क्या 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 दुश्वारियां आ रही हैं आपको इसमें, इस ऐसे वक्त में काम करने में। अब जी, सबसे पहले तो आपका खैर मकदम आज के प्रोग्राम में। अब जी हम बात करेंगे कि आपका सोशल एक्टिविज्म, आपकी मिसालें दी जा रही हैं, काफी जगहों से देखा है, हमने सुना है, और काफी बार हमने आपको मीडिया में भी देखा है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे चैनल्स पे। तो इस वक्त अब हम बात करेंगे कि आज जो इस वक्त आप काम कर रहे हो फील्ड में, उसमें आपको क्या क्या और कहाँ परेशानियां आ रही हैं? देखिए, हम तो अपने हिसाब से पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ है, तो आज 1 महीने से ऊपर हो गया, रोज 500 लोगों का हम खाना बनवा रहे हैं, लोगों तक राशन भी पहुंचा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी तरफ से कर रही है, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल टू रीच एवरी नूक एंड कॉर्नर। तो हम जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं, सब अपनी तरफ से जो है, कोई भी गवर्नमेंट से बिना फाइनेंशियल कोई एड लिए, बिना अपनी तरफ से जितना होता है हम लोग कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी हमें कुछ ना कुछ सहायता होनी चाहिए। जैसे कि हम अगर राशन भी बांट रहे हैं, तो उसमें हमें काफी परेशानी, कठिनाई आती है, क्योंकि 10 जगह हमें चेक पोस्ट पे रोका जाता है। तो ना ही डीसी ऑफिस से हमें कोई पासेज इशू हो रहे हैं। बहुत बार हमने रिक्वेस्ट ऑनलाइन भी डाली है। तो इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को जो है हमें सामने से आके सपोर्ट करना चाहिए। और कोविड-19 से लड़ने के लिए उन्हें सिविल सोसाइटी की भी जो है, उनसे उनकी सहायता लेनी चाहिए, उनसे भी पूछना चाहिए कि हम किस तरह से इन चीजों से आगे आके लड़ सकते हैं। तो इसके लिए मुझे लग रहा है इस चीज में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी नाकामयाब है इस समय तक। तो मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा गवर्नर साहब से कि सामने से उन्हें एक सिविल सोसाइटी की मीटिंग बिठा के, जो कि राज्य के अच्छे नोन एक्टिविस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं, जो अपनी तरफ से कुछ करना चाहते हैं, तो उनको सामने से बुला के जो भी परेशानी है उनको हल किया जाए, ताकि वो जो है सभी लोगों की सहायता करने में सफल हो सके। आपका ये मानना है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने जो भी इस वक्त इकदाम उठाए हुए हैं, यानी काफी पाबंदियां हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं लोगों पर, क्या कोरोना की रोक रिस्ट्रिक्शंस ही है? ऐसा ना हो कोरोना से तो मरना है, कोई भूख से मर जाए। देखिए, भूख से कोई ना मरे, इसके लिए सरकार तो कर ही रही है, लेकिन हम लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि सरकार भी हर जगह नहीं पहुंच सकती। तो इसीलिए हम लोग सभी सिविल सोसाइटी के लोग, जितने भी सोशल वर्कर हैं, स्टेट के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, सब लोगों ने इनिशिएटिव लिया, सब लोग कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिर भी एक तरफ से देखिए, स्ट्रिक्टनेस जरूरी है, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर कोई हम लोग जैसे सोशल वर्कर जो है सामने से आके कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को हमें सपोर्ट करना चाहिए। और क्योंकि काफी लोगों में अभी तक FIR लग चुकी है, ठीक है, मैं गलत नहीं मानूंगा, क्योंकि लोग बिना मतलब के भी बाहर घूमते हैं। तो गवर्नमेंट को उन लोगों को ढूंढ के, मतलब गवर्नमेंट को एक सर्वे के मुताबिक पता होता है, इन्हें ऑलरेडी इनके पास इंफॉर्मेशन रहती है डिपार्टमेंट्स की,
इंफॉर्मेशन की, उसके बाद सीबीआई की कि कौन लोग एक्टिव है, कौन लोग कुछ करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट को सामने से अप्रोच करके इनके लिए एक तो मीटिंग भी शेड्यूल करनी चाहिए ताकि हम लोग गवर्नमेंट को बता सके कि क्या क्या स्टेप लिए जा सकते हैं और बेहतर से इससे लड़ने के लिए, और साथ में हम लोग को इश्यूज पास जो है इशू किए जाए ताकि हम लोग इसके लिए और अच्छे से काम कर सके। नाज़रीन, बड़ी बात कही है कि जैसे गवर्नमेंट को चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि जो भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं अपने पंचायत के या बोलूं या अपने वार्ड के बोलूं में, तो उनके साथ मिलकर एक कदम आगे चलना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इन्होंने सही कहा है कि सरकार हर जगह नहीं पहुंच सकती। और सोशल एक्टिविज्म की बात करें, लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं, विदाउट पास के काफी जगहों पर रोका जा रहा है, और जैसे इन्होंने कहा कि काफी गाड़ियों के चलान भी किए गए, वो अपनी जगह ठीक है, वो होने चाहिए। जो ऐसे बिना जरूरत के जो लोग बाहर निकले तो उनके ऊपर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। तब जब हम बात करेंगे सोशल एक्टिविज्म की, अभी आज के दौर में देखा जाए कि काफी सोशल एक्टिविस्ट जो है वो काफी ज्यादा तर काम भी कर रहे हैं, और कुछ सोशल एक्टिविज्म मैंने खाली फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देखा है। उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है कि वो ट्विटर ट्रेंड, फेसबुक ट्रेंड, इंस्टाग्राम ट्रेंड से ग्राउंड वर्क पर काम करने में कितना मजा है? यानी जब तक 4G चलेगा उनका सोशल एक्टिविज्म चलेगा, ग्राउंड लेवल पे उनको मैंने नहीं देखा। उनके लिए क्या मैसेज है? मैं बस यही दरख्वास्त करना चाहूंगा इस टाइम पे सबसे कि ये एक बहुत बड़ी महामारी है, इसको आपको समझना चाहिए। ट्विटर, सोशल ट्रेंड्स अपनी जगह, इन चीजों से बाहर आके ग्राउंड लेवल पे आप लोगों को देखना चाहिए कौन जरूरतमंद लोग हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा है बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं कर रही है काम ग्राउंड लेवल पे, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एसेंशियल आइटम, लेकिन उनको भी देखना चाहिए कि कौन सही में जरूरतमंद है, तो वैसे लोगों को रेक्टिफाई करके उन लोगों को सामान पहुंचना चाहिए, और ना कि जो जिनके आगे घर भरे हुए उनको देख के हमें कोई भी फायदा नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई कोविड-19 की महामारी से नहीं मर रहा तो वो भूख से मर जाए। तो इस चीज में जो है सभी से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि आप लोग आइडेंटिफाई करिए, हम जैसे लोग जो बैठे हैं हम लोग कोशिश कर रहे हैं और सहायता करने को तैयार है, तो कम से कम आप अगर सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं तो हमें कन्वे कीजिए अगर किसी को कोई जरूरत है, ताकि हम उन तक पहुंच के उनकी सहायता कर सके। अजीत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ एक नौजवान सोशल एक्टिविस्ट जिन्होंने अपनी बात खूब तरह से रखी है। और नाज़रीन, आप, मुझे लगता है कि हर इंसान को सोशल एक्टिविज्म करने की जरूरत है। जैसे आपके सामने मिसाल है, नौजवान चेहरा है और काम में लगे हुए हैं। तो इसी के साथ अपने मेजबान महमूद ख्वाजा और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देखते रहिए आवाज़े खलक पीर पंचाल। फिर मुलाकात होगी जरूर एक नई हस्ती के साथ, आपके खिदमत में मैं पेश हूँगा।